नमस्कार, आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है समाधान। दीपिका, अरे कहाँ हो तुम? मेरी कमीज के साथ की मैचिंग टाई भी नहीं निकाल सकती तुम? जल्दी करो, नहीं तो देर हो जाएगी मुझे ऑफिस जाने में। सुबह के 7 बजे जतिन की गुस्से भरी कड़कती आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी। जैसे ही ये आवाज़ दीवारों से टकराकर रसोई में पहुंची, रोटी सेकती दीपिका ने हड़बड़ी में तवा किनारे रखा और अपने कमरे की ओर दौड़ी। उसने तुरंत दूसरी टाई निकालकर जतिन के हाथ में थमाई और बिना एक पल गवाए वापस रसोई की ओर दौड़ गई। सुबह सुबह उसके पास इतनी मोहलत कहाँ थी कि 2 पल रुककर चैन की सांस भी ले सके। उसकी हर सुबह कुछ यूं ही शुरू होती थी। भोर के 5 बजे से दीपिका का दिन शुरू हो जाता था। नहा धोकर वह सीधे रसोई में लग जाती। पहले नाश्ता बनाने की तैयारी करती और फिर बच्चों को तैयार करके उन्हें नाश्ता खिलाती। इतने तक पति भी तैयार हो जाता तो उसे नाश्ता खिलाने के साथ साथ सासू माँ का नाश्ता बनाकर भी उन्हें दे देती। ये सब करते करते उसका भी ऑफिस जाने का समय हो जाता था। एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर थी दीपिका। किसी प्रकार उल्टा सीधा नाश्ता करके अपना टिफिन पैक करती। सब कामों के चक्कर में अक्सर ऑफिस पहुंचने में उसे देरी हो जाती थी और फिर सुनने को मिलती थी उसे अपने उच्च अधिकारी की फटकार। परंतु इतना सब कुछ करने के बाद भी उसका पति जतिन दिन रात उसके काम में मीन मैक निकालता रहता था। हालांकि वह अपने पति से ज़्यादा पढ़ी लिखी, ज़्यादा कमाने वाली और बहुत अधिक खूबसूरत थी, परंतु जतिन अपनी पत्नी पर गर्व महसूस करने के बजाय उससे जलन महसूस करता था और हमेशा बस उस पर भड़कता रहता था। अक्सर मायके में बिताए सुखद पलों को याद करके दीपिका की आंखें भर आती थी। माता पिता की दुलारी हुआ करती थी। 3 बहनों में सबसे छोटी थी, लेकिन सबसे सुंदर और पढ़ने में बहुत तेज। पढ़ाई खत्म करने के बाद उसकी जतिन के साथ शादी हो गई। दीपिका एक बहुत चुलबुली मगर सहनशील स्वभाव की लड़की थी। विवाह पश्चात उसने समय को अपने ससुराल के वातावरण में ढाल लिया था, परंतु जतिन थोड़े रूखे स्वभाव का था। उसका ऐसा व्यवहार देखकर वह भी कभी कभार उदास हो जाती थी, परंतु सास से उसकी अच्छी बनती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह 2 प्यारे से बच्चों की मां बन गई, परंतु परिवार बढ़ने के साथ साथ खर्चे भी बढ़ने लगे। जतिन की तनख्वाह कुछ खास नहीं थी, मुश्किल से घर खर्च ही चल पाता था। इसलिए दीपिका ने अपनी सास की सहमति लेकर नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया। उसकी अच्छी पढ़ाई लिखाई के कारण तुरंत ही उसे एक कंपनी में नौकरी मिल गई। दीपिका की तनख्वाह जतिन से ज़्यादा थी, जिससे जतिन के दिल में एक हीन भावना का वास होने लगा था। और तो और जतिन को हमेशा उस पर शक बना रहता था। नौकरी से घर लौटती तो उससे कई तरह के सवाल पूछता, परंतु दीपिका ने कभी अपना संयम नहीं तोड़ा, ना ही कभी पलटकर उसे जवाब दिया। पत्नी की सुंदरता और सुगढ़ता की तारीफ सुनकर जतिन के कान पकने लगे थे। वहीं दीपिका की कर्तव्य निष्ठा और बेमिसाल प्रतिभा ने उसे कार्य क्षेत्र में भी जल्दी ही सफलता का स्वाद चखा दिया। कुछ ही महीनों में उसे नौकरी में भी तरक्की मिल गई। अब तो जतिन के भीतर का शक, जो अब तक धुआं बनकर धीरे धीरे सुलग रहा था, तेज लपटों में तब्दील हो गया। फिर मन में विचार उठने लगा, कहीं मेरी पत्नी इतनी ऊंचाई ना छू ले कि लोग मुझे दीपिका का पति कहकर बुलाए। ये सोचकर जतिन के पुरुष अहंकार को भीतर तक हिला देती थी। उसके मन में एक प्रतिद्वंदी पुरुष जाग उठा, जिसे अपना अस्तित्व अपनी पत्नी की कामयाबी के आगे फीका पड़ता महसूस होने लगा। उसकी गलतियां निकालकर उसे जलील करना, उसकी बातों को काटना और हर छोटी छोटी बात पर चिल्लाना अब जतिन की आदत बन चुकी थी। घर में आए दिन जतिन की गुस्से भरी आवाज़ें गूंजती थी। दीपिका को किसी न किसी बहाने अपमानित करता, जैसे उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। दोनों बच्चे भी ये देखकर सहम जाते। वे अपनी माँ को चुपचाप काम करते हुए देखते और मासूमियत से पूछ बैठते,
माँ, पापा आप पर इतना चिल्लाते क्यों हैं? आप तो दिन भर काम करती रहती हो, हम सबका इतना ख्याल रखती हो, फिर पापा आप पर गुस्सा क्यों करते रहते हैं? दीपिका के पास उनके इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों में बस एक सी पीड़ा तैर जाती और बच्चों को सने से अपने सीने से लगा लेती। फिर एक दिन उसके बेटे का जन्मदिन आया। जतिन ने घर पर पार्टी रखी और अपने कुछ दोस्तों को बुलाया। दीपिका ने खुद सारा खाना तैयार किया था। जब दोस्तों को इस बात का पता चला तो वे दीपिका की तारीफ करते नहीं थके। कोई उसकी सुंदरता की प्रशंसा कर रहा था तो कोई उसकी रसोई की कलाकारी पर मुग्ध था। किसी ने कहा, जतिन, सच में तुम बहुत भाग्यशाली हो जो इतनी आदर्श पत्नी मिली है तुम्हें। हर कोई ऐसी पत्नी की कामना करता है। ये सुनकर जतिन जैसे जल भुनकर कोयला हो रहा था। हर एक प्रशंसा का शब्द उसके कानों में खोलते हुए शीशे की तरह उतर रहा था। दोस्तों की बातें मानो उसे जलील कर रही थी। वह वहां खड़ा खड़ा पत्नी की सुंदरता और सामर्थ्य की प्रशंसा से जलता जा रहा था। उसकी आंखों में ईर्ष्या की ज्वाला और गहरी होती जा रही थी। उस समय तो उसने कुछ नहीं कहा, परंतु जब पार्टी खत्म हुई, मेहमान विदा हुए और सारा काम निपटाकर थकी हारी दीपिका ने जैसे ही कमरे में कदम रखा तो जतिन तन भरी मुस्कान के साथ व्यंग्य कसते हुए बोला, वाह, आज तो तुमने सच में अपना कमाल दिखा दिया। अपनी सुंदरता का ऐसा जलवा बिखेरा कि मेरे सारे दोस्त बस तुम्हारी ही तारीफों के पुल बांध रहे थे। वह तो तुमसे नजरें हटा ही नहीं पा रहे थे। पूरे समय बस तुम्हारी ही बातें हो रही थी। दीपिका कितनी सुंदर है, दीपिका कितनी होशियार है, दीपिका ने तो कमाल कर दिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे पार्टी तुम्हारे लिए रखी गई थी, बच्चे के लिए नहीं। मैं पूछता हूँ, बच्चे का जन्मदिन था या शादी ब्याह का अवसर जो इतना सजी धजी आई थी? जतिन की आवाज़ में जलन का जहर घुला हुआ था, लेकिन दीपिका बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए शांत स्वर में बोली, जतिन, मैंने जो किया वह अपने बेटे की खुशी के लिए किया। अगर किसी ने मेरी तारीफ कर दी तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बहुत देर हो गई है, सुबह मुझे भी अपनी नौकरी पर जाना है और आपको भी, इसलिए बेहतर होगा कि अब आराम कर ले। इतना कहकर वह करवट लेकर सो गई, लेकिन जतिन को उसकी चिप्पी रास नहीं आ रही थी। खैर, इसी तरह दिन बीतते रहे। जतिन कोई न कोई बहाना बनाकर दीपिका पर चिल्लाने लगा था, लेकिन दीपिका चुपचाप उसकी हर बात को सहन कर जाती। परंतु समय बीतने के साथ जतिन का अपनी पत्नी पर शक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। अब तो ये हालत हो गई थी कि जब भी दीपिका के फोन की घंटी बजती, जतिन लपक कर उठा लेता। फोन किसी का भी हो, जतिन के रहते आएगा तो वही उठाएगा। फोन पर पूरी तफ्तीश करता कि दीपिका से क्या काम है, क्या बात करनी हो और कहाँ से बोल रहे हो। ऑफिस में दीपिका के कलीग भी दीपिका का मजाक उड़ाने लगे थे। वे सब जतिन को उसका जेलर कहते थे। सबकी नज़रों में ये दया की पात्र बन चुकी थी। आज दीपिका के ऑफिस में वार्षिक उत्सव था, जिसमें कंपनी के उच्च अधिकारी भी आने वाले थे और दीपिका को उसके समक्ष प्रेजेंटेशन देने की जिम्मेदारी दी गई थी। सुबह सुबह रसोई घर से लेकर साफ सफाई तक सब कुछ उसने जल्दी जल्दी निपटा लिया। फिर अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी, आज ऑफिस में वार्षिक उत्सव है, मुझे घर आने में शायद थोड़ी देर हो जाएगी। मैंने खाना बनाकर रख दिया है, आप गरम करके सबको खिला देना। तो गायत्री जी ने बड़े प्यार से कहा, तुम फिक्र मत करो बहू, मैं सबको समय पर खाना दे दूंगी और चाय भी बना दूंगी, तुम चिंता छोड़कर आराम से जाओ। सासू माँ की बातों से आश्वस्त होकर दीपिका तैयार होने लगी। आमतौर पर वह बहुत हल्के रंग के कपड़े पहनकर ऑफिस जाया करती थी, लेकिन आज ऑफिस में खास दिन था तो उसने गुलाबी रंग की एक सुंदर सी साड़ी पहनी जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी, और हल्का सा मेकअप किया। तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो उसे देखते ही गायत्री जी उसकी बलाई लेते हुए बोली, बहुत प्यारी लग रही हो बहू, किसी की नज़र ना लगे।
देखना आज जतिन भी तुम्हारा ये रूप देखकर लड़ना झगड़ना भूल जाएगा। अपनी तारीफ सुनकर दीपिका के गाल और गुलाबी हो गए। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ। हाँ जाओ बहू, खुश खुश रहो और अपना ध्यान रखना। शाम के समय जब जतिन घर पहुंचा तो अपने जूते और मोजे दूर पटकते हुए चिल्लाते हुए बोला, दीपिका कहाँ हो? बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लेकर आओ। तभी उसकी माँ कमरे से बाहर आई और बोली, बेटा तू हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। सुनते ही भड़क पड़ा जतिन, क्यों? आप क्यों खाना लेकर आएगी? उस महारानी के हाथों में मेहंदी लगी है क्या? जतिन बेटा, बहू ने सुबह ही बताया था कि ऑफिस में फंक्शन है, इसलिए देर हो सकती है। मैं खाना गरम कर देती हूँ, तुम आराम से खा लो। जतिन का गुस्सा उबाल पर था। भोजन की थाली देखते ही दहाड़ा, ये कैसा खाना है, बिल्कुल बेस्वाद, मुझे नहीं खाना ऐसा खाना। कहते हुए उसने थाली एक तरफ पटक दी। वह बार बार घड़ी की ओर देखता और गुस्से में बड़बड़ाता, पता नहीं किसके साथ गुलछरे उड़ा रही होगी। फिर उसने गुस्से में कांपते हुए दीपिका को फोन मिलाया। फोन की घंटी बजती रही, लेकिन दीपिका ने कॉल रिसीव नहीं की। इस पार पर जतिन का पारा और चढ़ गया। रह रहकर उसके दिमाग में यही बात आ रही थी कि दीपिका के सहयोगी उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे होंगे, उसके साथ हंसी मजाक और मस्ती कर रहे होंगे और वह मुस्कुरा रही होगी। रात के लगभग 10 बज चुके थे। दीपिका ने दरवाजे पर दस्तक दी। बहू तुम आ गई, खाना खाया कि नहीं? दीपिका ने थकी आवाज में कहा। नहीं माँ जी, खाने का समय ही नहीं मिला, लेकिन सब कुछ अच्छे से हो गया। मेरी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी गई, सबने बहुत तारीफ की। कहते हुए दीपिका ने बच्चे के कमरे का दरवाजा खोलकर देखा। दोनों बच्चे सो रहे थे। सासू माँ ने उसे पानी दिया और कहा, जाओ कपड़े बदल लो, मैं खाना गर्म कर देती हूँ। नहीं माँ जी, थोड़ी देर पहले ही चाय पी थी, आप जाकर सो जाइए, मन होगा तो मैं खा लूँगी, अभी भूख नहीं है। इतना कहकर दीपिका अपने कमरे में आई तो क्रोध से उबलता जतिन अंधेरे में चहलकदमी कर रहा था। उसे देखते ही दाढ़ उठा। ये वक्त है घर आने का, रात के 10 बज रहे हैं। मैं तुम्हें फ़ोन कर रहा था तो फ़ोन उठाया क्यों नहीं? किसके साथ थी? दीपिका ने कमरे की बत्ती जलाई और जतिन उसे विस्मय भरी नज़रों से ऊपर से नीचे देखने लगा। गजब की खूबसूरत दिख रही थी दीपिका। तभी दीपिका बोली, आपको तो पता था ना कि आज ऑफिस के सालाना उत्सव में मुझे प्रेजेंटेशन देनी थी, बस उसी में व्यस्त थी और इसी कारण देर हो गई। यहाँ तक कि मैंने तो वहाँ पर खाना भी नहीं खाया कि कहीं और ज़्यादा देर ना हो जाए। तभी जतिन चिल्लाया, हाँ हाँ खूब जानता हूँ मैं, जितना बन ठन कर तुम गई थी, किस तरह की प्रेजेंटेशन देकर आई होगी, मुझे सब मालूम है। और जहाँ तक रही खाने की बात, तो तुम्हारा पेट तो अपने यार दोस्तों की तारीफ सुनकर ही भर गया होगा, खाने के लिए जगह ही कहाँ बची होगी। जतिन की बात सुनते ही दीपिका पत्थर की तरह जड़ हो गई, लेकिन हर बार की तरह आज वह खुद को रोक न पाई। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? कुछ शर्म है या नहीं आपको? जो कुछ भी मुंह में आ रहा है बोलते जा रहे हैं। जिस तरह का तुम्हारा चाल चलन है, ना शर्म मुझे नहीं, तुम्हें आनी चाहिए। तुम जैसी औरतों को मैं बखूबी जानता हूँ। घर के काम काज में तो कुछ करती नहीं और सारा पैसा मेकअप, कपड़े और सैर सपाटे पर उड़ा देती हो। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का कोई एहसास है ही नहीं। घर के लिए क्या करती हो तुम? सारा दिन मेरी माँ को ही पूरा घर संभालती हैं और घर खर्च में देखता हूँ। तुम तो नौकरी के बहाने दिन भर मौज उड़ाती रहती हो ऑफिस में। दीपिका का धैर्य अब जवाब देने लगा था। आपकी तनख्वाह तो आधे महीने में ही खत्म हो जाती है। कभी सोचा है बाकी के दिन का घर का गुजारा कैसे चलता है? मैंने तो आपसे प्यार किया था, आपको हमेशा सम्मान दिया, लेकिन आपने मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझा। फिर भी मुझे लगता था कि मैं अपनी प्रेम की डोर से आपको खींच लूंगी, लेकिन शायद ये मेरा भ्रम था। तभी जतिन क्रोध में चिल्लाया, मुझे ज़्यादा उपदेश देने की ज़रूरत नहीं है। इस घर में रहना है तो
मेरे हिसाब से ही रहना पड़ेगा। यूँ ऑफिस में मौज मस्ती करके देर तक तुम्हारा घर लौटना मुझे कतई पसंद नहीं है। तो दीपिका ऊंची आवाज़ में बोली, नौकरी करूंगी तो ऑफिस के बाकी कर्मचारियों से भी बातचीत करनी पड़ेगी और बॉस से भी। बॉस कहेंगे तो देर तक काम भी करना पड़ेगा और अपनी नौकरी में छोड़ नहीं सकती। हाँ हाँ, तुम क्यों छोड़ने लगी नौकरी? घर बैठकर तुम्हें वह मौज मस्ती थोड़ी ना मिलने वाली है। जतिन की इस बात पर दीपिका ने भरी आंखों के साथ कहा, आपने हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की। उसके बावजूद मैं अगर तरक्की कर रही हूँ तो आपके अहम को चोट पड़ने लगी है। लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि ये दोहरी भूमिका निभाने में मुझे कितना कष्ट उठाना पड़ता है। घर के काम में कमी हो तो आप चिल्लाते हैं, ऑफिस में देर हो तो बॉस की फटकार सुनने को मिलती है। घर खर्च चलाने के लिए पैसे कम पड़ जाते थे, इसलिए नौकरी करनी शुरू कर दी थी मैंने। लेकिन ऑफिस से लौटने में जरा भी देर हो जाती है तो आप मुझे शक की निगाह से देखते हैं। लेकिन जब आप घर देर से लौटते हैं तो मेरे मन में तो ऐसे घटिया विचार नहीं आते। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। आज तेरी अकल ठिकाने ला लगाई तो मेरा नाम भी जतिन नहीं। कहते हुए जतिन जैसे ही दीपिका पर हाथ उठाने लगा, उसी समय उसकी माँ गायत्री जी अंदर आ गई। उन्होंने दीपिका की ओर देखा, जिसकी आंखें रो रो कर लाल पड़ चुकी थी। गुस्से भरे लहजे में गायत्री जी बोली, जतिन ये क्या तमाशा है? मेरी बहू पर हाथ उठाएगा तू? शर्म आनी चाहिए तुझे। हर वक्त तू जिस तरह चीखता चिल्लाता रहता है, पत्नी है तेरी, कोई नौकरानी नहीं। और फिर आज उसने ऐसा क्या गलत कर दिया? बेचारी दिन भर काम करके थकी हारी आती है और तू आते ही उस पर बरस पड़ता है। माँ को दीपिका की तरफदारी करते देख जतिन भड़क उठा। माँ आप हर बार इसे ही सही ठहराती हैं, आपको इसमें कोई कमी नजर नहीं आती, लेकिन आप नहीं जानती इसकी असलियत क्या है। गायत्री जी गुस्से में कांपने लगी। असलियत ये है कि तुझे अपनी पत्नी की कामयाबी बर्दाश्त नहीं हो रही। असलियत यह है कि तू उसके हर काम में मीन मेक निकालता है, उसे सहारा देने की बजाय उसे जलील करता है, उसके चरित्र पर सवाल उठाता है। जतिन अपनी माँ की बात सुनकर और भड़क गया। माँ आप बीच में मत पड़ो, ये हम दोनों के बीच का मामला है, आप बस अपना काम करो। बिल्कुल नहीं, मैं चुप रहकर ये सब नहीं देख सकती। मेरी बहू बहुत मेहनती और संस्कारी है, सख्त लहजे में गायत्री जी ने कहा। फिर अपनी बहू का हाथ पकड़कर बोली, चल बहू, तेरे लिए जगह सुरक्षित नहीं है, आज तू मेरे कमरे में सोएगी। जतिन गुस्से में पागल हो चुका था। हाँ ले जाओ इसे, मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है इसकी। दीपिका गायत्री जी के साथ उनके कमरे में चली गई। बहू तू मेरी बेटी जैसी है। मैं जानती हूँ जतिन ने तुझे बहुत तकलीफ दी है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ और हमेशा तेरे साथ खड़ी रहूँगी। रात भर दीपिका सोचती रही, अगर जतिन के लड़ाई झगड़े और शक करने की आदत से तंग आकर नौकरी छोड़ भी दूँ तो क्या भरोसा कि उसे व्यवहार में अंतर आएगा? क्या वह फिर किसी बात का बतंगड़ नहीं बनाएगा? लड़ने वाले तो बहाने की भी जरूरत नहीं होती। अगली सुबह जतिन की आवाज़ सुबह के सन्नाटे को तोड़ते हुए पूरे घर में गूंज रही थी। दीपिका, चाय बना रही हो या सो रही हो? जल्दी करो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। लेकिन आज दीपिका की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जतिन ने गुस्से में आकर रसोई घर में जाकर देखा, लेकिन दीपिका वहाँ नहीं थी। बच्चों के कमरे में झांका, लेकिन वहाँ तो बच्चे सो रहे थे। कमरे में यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाई तो सिर्फ उनके बिखरे हुए खिलौने भी दिखाई दिए। फिर माँ के कमरे में झांकते हुए बोला, माँ दीपिका कहाँ है? गायत्री जी ने कहा, अपने कमरे में होगी, या फिर सुबह सुबह जल्दी उठकर शायद काम में लग गई होगी। नहीं माँ, मैंने पूरा घर देख लिया है, वह कहीं नहीं है। जतिन की आवाज़ में गुस्सा तो था, पर उसके भीतर एक अनकही चिंता भी झलक रही थी। गायत्री जी भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच गई। फिर बोली, कहीं वह घर छोड़कर तो नहीं चली गई? उनके शब्दों में जतिन के भीतर
हलचल मचा दी थी। पर उसने जड़ से अपने चेहरे पर एक लापरवाह मुस्कान चढ़ाते हुए कहा, अच्छा हुआ जो चली गई। मुझे तो उसकी शक्ल से भी नफरत हो गई थी। अब शांति से जी तो सकूंगा। परंतु मन ही मन जतिन परेशान था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह तो हमेशा की तरह दीपिका को नीचा दिखाना चाहता था और अपने अहंकार को संतुष्ट करना चाहता था। परंतु वह ऐसा भी कदम उठा सकती है, उसने कल्पना भी नहीं की थी। दूसरी ओर उसे ये सोचकर बेचैनी हो रही थी कि दीपिका आखिर कहाँ गई। मायके जाने का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि उसके माता पिता की तो वर्षों पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और भाई था ही नहीं। जतिन की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। फिर भी उसने सबके सामने ऐसा दिखाया जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वह तो इस बात से खुश है। दीपिका की अनुपस्थिति ने घर की पूरी व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया था। गायत्री जी, जिन्हें उनकी बहू पहले ज़्यादा काम करने नहीं देती थी, अब थकान से टूटने लगी थी। हिम्मत होती तो कपड़े धो लेती, नहीं तो कपड़े मेले ही पड़े रहते। जतिन भी मजबूरी में वही मेले कपड़े पहनकर ऑफिस जाने लगा। दीपिका की कमाई घर में न आने के कारण आर्थिक तंगी बढ़ गई थी। जतिन जिसे अब अपनी पत्नी की अहमियत समझ आने लगी थी, अपने बॉस के पास एडवांस लेने चला गया, लेकिन वहां उसे और तिरस्कार झेलना पड़ा। घर लौटने पर बच्चों की मासूम शिकायतें और गायत्री जी की डांट ने उसे भीतर तक हिला दिया। अब जतिन को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह खुद को माफ नहीं कर पा रहा था और सोच रहा था कि दीपिका को कैसे मनाए। गायत्री जी ने बताया वह अपनी सहेली निशा के घर हैं। जतिन हैरान रह गया। माँ, आपको मालूम था? हाँ बेटा, मुझे सब बताकर गई थी। गायत्री जी ने बेटे को समझाते हुए कहा, पिछले 13 वर्षों से वह तुम्हारे व्यंग्य बाण सहती रही, तुम्हारी तीखी बातों को सुनती रही, घुट घुट कर जीने को मजबूर थी। तुमने कभी उसकी मेहनत को नहीं सराहा, फिर भी वह चुप रही। लेकिन इस दिन तुमने अपनी जहरीली बातों से उसे इस कदर घायल कर दिया कि वह भीतर तक टूट चुकी थी। जब मैं उसे रात में अपने कमरे में लेकर आई तो वह रात भर जागती रही। तुम्हें उसके आंसुओं से शायद कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन मैं देख पा रही थी कि उसके भीतर कितना दर्द है। मैं नहीं चाहती थी कि वह यहाँ घुट घुट कर जिए, इसलिए जब उसने घर छोड़ने का फैसला लिया तो मैंने उसके फैसले में अपनी रजामंदी दी, ताकि वह सुकून से रह सके। और ये भी कहा कि अपने जीते जी मैं बच्चों पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। माँ की ये बात सुनकर जतिन के चेहरे पर पछतावे की लकीरें उभरने लगी। वह धीमी आवाज में बोला, माँ, लेकिन आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो गायत्री जी ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है बेटा? तुम तो उसे हर बात पर गलत ठहराते रहे। लेकिन बेटा, ये बात तुम्हें समझनी होगी कि पत्नी केवल गृहिणी नहीं होती, वह तुम्हारी जीवन संगिनी है। उसके बिना यह घर भी अधूरा है और तुम्हारा जीवन भी। जतिन अब पूरी तरह से चुपचाप हो चुका था। उसके भीतर एक गहरी बेचैनी उठने लगी। तभी दोनों बच्चे दौड़कर आए। पापा, मम्मी को ले आओ ना, उनके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। कहते कहते दोनों बच्चे रुआंसे हो गए। बच्चों की बात सुनकर जतिन का दिल और ज्यादा पसीज गया और बोला, तुम रो मत बेटा, तुम्हारी माँ जरूर आएगी, चाहे उसके लिए मुझे उसके पैरों पर गिरकर माफ़ी ही क्यों ना मांगनी पड़े, मैं मांगूंगा। उसने अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं समझ नहीं पाया कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। दीपिका के रूप में मुझे हीरा मिला था, लेकिन मैंने उसे पत्थर समझकर अपने इन्हीं पैरों से ठोकर मारकर बाहर कर दिया। मैं अभी जा रहा हूँ दीपिका को लेने। पापा, हम भी साथ चलेंगे, दोनों बच्चे एक स्वर में चिल्लाए। जतिन ने बिना देर किए अपने दोनों बच्चों को अपने साथ लिया और दीपिका की सहेली निशा के घर की ओर निकल पड़ा। आज बहुत दिनों के बाद उसके बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आई थी। जतिन की आंखों के सामने दीपिका का चेहरा घूम रहा था
उधर दीपिका अपनी सहेली निशा के साथ कुछ देर पहले ही ऑफिस से घर लौटी थी। सोफे पर बैठी चाय का कप हाथ में लिए दीपिका बिल्कुल खामोश थी, लेकिन उसके भीतर एक तूफान मचल रहा था। उसे अपने बच्चों की हंसी, उनके भोले भाले चेहरे और उनकी मासूम बातें बेहद याद आ रही थी। निशा, जो उसे कई दिनों से इस हाल में देख रही थी, आखिर चुप नहीं रह पाई। दीपिका, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। इस तरह रो रोकर तो तुम अपनी तबीयत खराब कर लोगी। खुद को संभालो। जो कुछ भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। देखना जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन निशा, बच्चों से दूर रहकर मैं उन्हें भी तो सजा दे रही हूँ, दीपिका ने कहा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। निशा ने चौंक कर कहा, शायद कोई आया है, रुको मैं देखती हूँ। दरवाजा खुला और सामने खड़े जतिन को देखकर निशा अवाक रह गई। उसके साथ दोनों बच्चे थे, जिनके चेहरे पर खुशी और बेचैनी साफ झलक रही थी। जतिन ने झुकते हुए कहा, निशा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं दीपिका से बात करना चाहता हूँ। निशा ने गहरी सांस ली और दरवाज़ा खोलकर उन्हें अंदर आने दिया। जतिन के अंदर आने से पहले ही दोनों बच्चे दौड़कर अंदर आ गए। बच्चों को सामने पाकर दीपिका की आंखें खुशी से फैल गई। दोनों बच्चे मम्मी मम्मी पुकारते हुए उसकी ओर दौड़े। दीपिका ने उन्हें सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। मेरे बच्चों, तुम लोग कैसे हो? खाना तो ठीक से खाते हो ना? दादी को ज़्यादा तंग तो नहीं करते? रुआसी आवाज़ में दीपिका ने पूछा। मम्मी, हमें आपकी बहुत याद आती है। घर में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। प्लीज़ घर वापस चलो ना। बच्चों के मासूम चेहरे और उनकी रूंधी हुई आवाज़ सुनकर दीपिका का दिल भर आया। उसने दोनों के गालों को चूमते हुए कहा, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है। पर हालात ही कुछ ऐसे थे कि दीपिका फूट फूट कर रो पड़ी। तभी दीपिका की नज़र जतिन पर पड़ी, जो सामने खड़ा माँ और बच्चों का ये मिलन देख रहा था। दीपिका को हैरानी तो इस बात पर हुई कि जतिन की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। फिर जतिन ने गहरी सांस लेकर कहा, दीपिका, मुझे माफ़, पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं बस ये कहने आया हूँ कि मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे प्यार और मेहनत की कदर नहीं की। मैंने तुम्हें हर बात पर गलत ठहराया, तुम पर शक किया, तुम्हें कभी समझने की कोशिश नहीं की। तुम्हारी अहमियत तब समझ में आई जब तुम मेरे साथ नहीं थी। घर तुम्हारे बिना सूना हो गया है। बच्चे तुम्हें याद करके रोते हैं। माँ भी टूट चुकी है, लेकिन यकीन मानो मैं अपने व्यवहार पर शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ वापस चलो। फिर दीपिका ने कहा, जतिन, माफ़ी मांगने से सब कुछ सही नहीं हो जाता। रिश्तों में भरोसा और सम्मान बेहद ज़रूरी होता है। मैं तुम्हें वह सब दूंगा दीपिका, जतिन ने कहा और फिर नज़रें नीचे करते हुए बोला, हालांकि तुम्हारी ज़िंदगी के वह 13 साल जो तुमने घुट घुट कर गुजारे, वह मैं तुम्हें वापस नहीं लौटा पाऊंगा। लेकिन विश्वास दिलाता हूँ कि अब मैं तुम्हें शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। बस तुम घर वापस चलो। दीपिका ने नज़रें उठाकर बच्चों की ओर देखा, जो अपनी माँ के साथ घर लौटने की आस लिए उसकी आंखों में झांक रहे थे। अब उसने दूर रहना उसके लिए संभव नहीं था। उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। जतिन ने राहत की सांस ली। दीपिका ने मुड़कर निशा की ओर देखा और उसे गले लगाकर सच्चे दिल से उसका आभार व्यक्त किया। फिर दोनों बच्चों ने अपने लंबे तरह चेहरे पर बड़ी प्यारी सी मुस्कान लिए अपनी माँ के दोनों हाथों की उंगलियां थाम ली और दीपिका अपने परिवार के साथ वापस अपने घर लौट आई। लेकिन अब उस घर में घुटन और तनाव का नामो निशान नहीं था, बल्कि खुशियाँ उसका इंतजार कर रही थी। घर की फिजा बदल चुकी थी। जतिन ने सच में खुद को बदलना हर संभव प्रयास किया। दीपिका को वह प्यार और सम्मान दिया जिस पर एक पत्नी होने के नाते उसका हक बनता था। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उस घर की हवा में वहां रहने वाले सदस्यों की बेपरवाह हंसी गूंज रही थी। तो दोस्तों, ये आपको कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।